देखिए सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, ठीक है ना। तो कुछ आपने जो है 9th क्लास में जो है सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, और उसी को हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखिए तो हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। जो चैप्टर है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप जानते हैं कि मैटर जो होता है, वैसे आपने 6 मैटर के 6 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी और फर्मियानिक कंडेंसेट। मैटर के 6 फिजिकल स्टेट होते हैं, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोन स्टील कंडेंसेट और फर्मियानिक कंडेंसेट। 6 फिजिकल स्टेट होते हैं। तो आपने 9th क्लास तक पढ़ा होगा जो है मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैसेस स्टेट, ठीक है ना, फ्लो, ठीक है ना। लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं, फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स कहते हैं, सॉलिड को हम फ्लूइड्स नहीं कहते हैं। लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपको लिक्विड्स और गैस में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड और गैस में बेटा फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लो कर जाते हैं, ठीक है ना, लिक्विड और गैस की। इसी वजह से जो होता है लिक्विड और गैस को हम एक टर्म यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, उससे हम कहते हैं फ्लूइड्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। तो लिखिए इसी को, पॉइंट वाइज जैसे लिखिए बेटा, एरो लगा करके, ठीक है ना। लिखेंगे लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स, ठीक है ना, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है ना। लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू द, इट इज ड्यू टू द, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू द, ड्यू टू देयर एबिलिटी, ड्यू टू देयर एबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लो, टू, ठीक है ना, एबिलिटी टू फ्लो, कि आपका जो होता है, ठीक है ना, देयर फ्लूइडिटी इज ड्यू टू दी फैक्ट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। मतलब इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स या जो होता है पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मूव करने के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं। इसी में ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, फुल स्टॉप, देयर, ठीक है ना, देयर फ्लूइडिटी, their fluidity is due to the, is due to the, is due to the fact that, is due to the fact that molecules are molecules are free to move
free to move, free to move, free to move about. ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा आपके जो सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड और रिजिड एंड पजेस डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, ये रिजिड होते हैं, इनका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट होता है, जान लीजिए, ठीक है ना। सॉलिड्स और रिजिड, सॉलिड्स और रिजिड, ठीक है, सॉलिड्स और रिजिड एंड पजेस, ठीक है, सॉलिड्स और रिजिड एंड पजेस, ठीक है ना, सॉलिड्स और रिजिड एंड पजेस डेफिनेट शेप, definite shape and volume, definite shape and volume, and possess definite shape and volume। ये हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए बेटा, टमाटर आगे। नोट कीजिए, आगे देखते हैं। नोट हो गया बेटा, आगे चलिए देखते हैं। चलिए अब आगे ये है आपका, ठीक है ना, इन सॉलिड जो होता है आपके जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग, जो होता है इंटर मॉलिकुलर, इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक फोर्स। जो आपके सॉलिड होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग जो होता है इंटर मॉलिकुलर, अगर भाई मॉलिक्यूल्स है सॉलिड तो इंटर मॉलिकुलर हो जाएगा, अगर आपका जो सॉलिड एटम है तो इंटर एटॉमिक हो जाएगा, अगर सॉलिड आपका आयन है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए P4 है, सॉलिड फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका, और NaCl सॉलिड फॉर्म में आयन हो जाएंगे Na+ और Cl- आयन, ठीक है। और आपका जो है एटम है या फिर आयरन की रॉड है आपका, आयरन की रॉड है आपका, तो इसमें आयरन के, तो ये आपका आयरन एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स है, इंटर एटॉमिक मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। और इसे क्या कहेंगे हम, आयन है आपका NaCl ब्रेक होगा Na+ और Cl- में ब्रेक होगा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए बेटा, वॉइस एंड वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स कामा एटम्स, मॉलिक्यूल्स कामा एटम्स, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स कामा एटम्स और आयंस are held together, ठीक है, are held together by strong, held together by strong intermolecular, strong intermolecular, ठीक है ना,
मतलब स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर कामा इंटर एटॉमिक और इंटर आयनिक, ठीक है, इंटर आयनिक फोर्स, इंटर आयनिक है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे कंफर्म ही हो जाता है कि इसी वजह से, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो होता है, जो सॉलिड होते हैं वो आपके रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, और लॉन्ग ऑर्डर रेंज होते हैं। मतलब लॉन्ग ऑर्डर रेंज का मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एक लंबा जो होता है, एक लॉन्ग रेंज बना सकते हैं, एक लंबा जो है लेंथ बना सकते हैं आपका, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का बना सकते हैं जब फोर्स स्ट्रांग होगा। जब फोर्स वीक होगा तो आपका लॉन्ग रेंज नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना, नहीं बना पाएंगे आपका, ठीक है। तो ये चीज है। तो फुल स्टॉप। दिस confirms rigidity, this confirms rigidity, definite shape, comma volume, confirms rigidity, definite shape, comma volume, ठीक है, comma volume and long range, ठीक है, and long range order in solid, long range order in solid, ठीक बेटा, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए आपके जो सॉलिड स्टेट होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड बाइंडिंग फोर्स बिटवीन देम। सही बात है। आपके जो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? कोई भी सॉलिड जिससे मिलकर बना हो। जैसे हम आपसे पूछें कि हमारे पास एक आयरन की राड है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो कहेंगे आयरन आइटम है, Fe आइटम है। हमारे पास सोडियम क्लोराइड 1 किलो सोडियम, हमारे पास 1 किलो कॉमन साल्ट है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? Na+ और Cl- सोडियम क्लोराइड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका Na+ और Cl- से मिलकर बना है, ठीक है ना। जैसे चाक है, चाक का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट चाक का फार्मूला होता है, तो कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये तीनों आपका कैल्शियम कार्बोनेट में होते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएंगे किसके? चाक के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, तो किसी भी सॉलिड में जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपका नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका जो है पोलर है कि नॉन पोलर है कि आयनिक है, ठीक है ना, कि वो मॉलिक्यूल्स है कि वो एटम है, ठीक है ना। नेचर ऑफ जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप एरो बना कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, the properties of the solids, the properties of the solids depend upon the properties of the solid depends upon the nature of the constant particle, depends upon the nature
nature of the constituents particles. Constituents particles and binding force and binding force operating between, ये between है, B ऑब्लिक T between them, जैसे लगे था ऑपरेटिंग between them, ऑपरेटिंग between them. नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें. नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें. चलिए आगे देखते हैं बेटा. अब आपको जो है डेम हो गया. अब कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल्स. ठीक है. और क्या देखो, आपके जैसे मान लीजिए NaCl है, KCl है, ठीक है ना, और CaCO3, ठीक है ना. तो इनमें जो होगा आपका जो है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट होगा. भाई किसी भी मैटर हमने आपको दे दिया, उसकी प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब वो मटेरियल सेम नहीं, मटेरियल डिफरेंस है. भाई अगर डिफरेंट मटेरियल हैं तो उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा. ठीक है ना. भाई जैसे NaCl का जो स्ट्रक्चर होगा और प्रॉपर्टीज, क्या कैल्शियम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सेम होंगे? दोनों न्यू मटेरियल है, दोनों डिफरेंट मटेरियल है, दोनों का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा. आपका सेम मटेरियल होता तब ऐसा हो जाता आपका. ठीक है, सेम हो जाता तब. यही लिखना है आपको. The correlation between the correlation between structure, and properties भाई हमने दो मटेरियल दिया, हमने देखा दोनों का स्ट्रक्चर और जो है प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यानी कि दोनों मटेरियल अलग है, सेम नहीं है. ठीक है ना. तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से हम जो होता है न्यू मटेरियल को डिस्कवर कर सकते हैं. ठीक है. कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प इन डिस्कवरिंग new solid material,
न्यू सॉलिड मटेरियल, न्यू सॉलिड मटेरियल, न्यू सॉलिड मटेरियल्स, न्यू सॉलिड मटेरियल्स, न्यू सॉलिड मटेरियल्स विथ डिजायर, न्यू सॉलिड मटेरियल विथ डिजायर प्रॉपर्टीज, न्यू सॉलिड मटेरियल विथ डिजायर, with desired properties, with desired properties, with desired properties like high temperature, property like high temperature, like high temperature, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था बेटा। सुपर कंडक्टर क्या होता है हमने आपको बताया था। सुपर कंडक्टर जब रेजिस्टिविटी रो जो होता है वो जीरो हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, तो वो सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। जब किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कामा मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। कामा बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। मैग्नेटिक मटेरियल, कामा कामा बायोडिग्रेडेबल, मैग्नेटिक मटेरियल कामा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है आपको, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर। तो ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो होता है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जितने भी होते हैं वो पोल्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं वो आपको जो होता है पोल्यूशन करते हैं, वो ठीक है ना, वो पोल्यूशन करते हैं आपको। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स फॉर पैकिंग, for packing, for packing bio, for packing, for packing bio complaint, BIUCOMPLAINT, ठीक ना। bio complaint solids for solids for surgical implants, solids for surgical implants, solids for surgical implants। नोट कर लीजिए बेटा, आगे देखिए, नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, वेदर ए सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी आपका जो सब्सटेंस होता है बेटा, वो लिक्विड, गैस और सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। वो आपका जो होता है किस फैक्टर पर, डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट जो होता है, मतलब कौन सा इसमें NaCl सॉलिड है, तो क्या रीजन है कि NaCl सॉलिड है और H2O आपका लिक्विड है। तो इसके लिए दो फैक्टर होते हैं बेटा, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो सॉलिड होते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा थर्मल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी हमने जो आपको क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, स्टेट ऑफ मैटर, क्लास 11 चैप्टर नंबर NCERT फर्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो वहाँ पे आप लोगों को थर्मल एनर्जी आपके NCERT में दिया है। थर्मल एनर्जी करता है जब भी कोई पार्टिकल्स टेम्परेचर हीट देने की वजह से जब भी कोई पार्टिकल्स मोशन करता है, तो पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस की होती है। थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की होती है, कि गैस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं आपके, और सॉलिड में। और थर्मल एनर्जी सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में। और आपका जो होता है क्या कहते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, और गैस में क्या होता है आपका, सबसे कम होता है आपका। ठीक है ना। तो यही दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करता है। उसके दो फैक्टर हैं आपके, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा थर्मल एनर्जी। ठीक है ना। तो इसी को लिखते हैं टिप्स में, लिखिए आप टिप्स। ठीक, वेदर ए सब्सटेंस विल, whether a substance whether a substance will exist as a solid as a solid, liquid और गैस, और गैस depends upon the net effect. Depends upon the net effect. ठीक है, net effect of following. Net effect of following to opposing force। ठीक है ना। फर्स्ट हो जाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। और सेकंड हो जाएगा आपका थर्मल एनर्जी। नोट कीजिए तो एक एक करके डिटेल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। नोट कीजिए। नीति बेटा इसमें क्या है बेटा, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े बेटा, 9th क्लास में आप पढ़े बेटा, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा। नीति बेटा कमेंट करके बताइए। सॉलिड के बारे में थोड़ा बहुत अभी इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं, सॉलिड के बारे में जानिए क्या होता है। फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप नहीं जानते बेटा, 9th क्लास में आप पढ़े, 10th क्लास में पढ़े, बाकी इसमें कुछ है नहीं बेटा नीतू। ठीक है, ये 12th क्लास है। बोलो बेटा, ये नॉर्मल चीजें बेटा, ये हम बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आपको हार्ड टॉपिक पढ़ा रहे, बहुत ठीक है ना, बहुत इजी है आपका। लिक्विड गैस, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, एटम जानते हैं आप,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है ये सब बताया। बेटा पीछे को पढ़िए, पीछे को दोनों 2 चैप्टर प्लान्स को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। अगर आपको सब नहीं मालूम रहेगा तो बेटा बेसिक चीजें भी आपको नहीं, अभी तो हम बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं जो आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है ना। हम बेसिक चीजें भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी मेन टॉपिक स्टार्ट हम कहाँ किए हैं। बेटा कहीं जो चीज ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब बेटा हमारे पास ध्यान से सुनिए, अब इन पहला हेडिंग डालते हैं। टाइम कितना हो रहा है? देखिए बेटा अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फर्स्ट आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है हमने बताया था। जो किसी भी आइटम, किसी भी मटेरियल में अगर आइटम है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइटम्स के बिटवीन आयंस के बिटवीन और जो होता है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है, मॉलिक्यूल्स का बात जो है हो रहा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल्स की बिटवीन। जैसे फास्फोरस है P4 है, P4 आपका सॉलिड स्टेट में होता है, तो P4 के 2 आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। P4 ये दोनों सॉलिड स्टेट में है, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। और कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन होगा आपका सॉलिड और गैस के तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा आपका। मतलब जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो, आपका बिटवीन हो, इंटरमीडिएट हो, तो वो आपका जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखिए आगे, ठीक है ना। These exist among among का मतलब कई पार्टिकल्स हो जाएगा, और बिटवीन होता तो 2 पार्टिकल्स के बिटवीन, ठीक है ना। These exist among the constituent particles, constituent particles which keep them together, इसी फोर्स की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक साथ बंधे रहते हैं। अगर ये फोर्स ना हो तो पार्टिकल एक दिल्ली उड़ेगा, एक कलकत्ता उड़ेगा, ठीक है ना। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, आपके जो किसी भी सब्सटेंस में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इसी फोर्स की वजह से बंधे रहते हैं, भगते नहीं है आपका। जैसे चाक है आपका, चाक का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये आपका इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से बंधा हुआ है। नहीं एक एक कैल्शियम इधर उधर उड़ जाते हैं आपका, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो सबसे सॉलिड में, उस सबसे कम किसमें होगा, गैस में, तो वो भी जान लीजिए। सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, ठीक है, इज ग्रेटर देन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। ये क्या आ जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
intermolecular, decreasing order of intermolecular force, ठीक है, decreasing order of intermolecular force। नोट कर लीजिए। फिर दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी आपको बताते हैं। बड़ी कमेंट चलिए बेटा आगे देखते हैं। थर्मल एनर्जी वाला बता दें, उसके बाद छोड़ देते हैं। थर्मल एनर्जी सेकंड, बोला 211 775 211 थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज द एनर्जी, ठीक है ना। तो थर्मल एनर्जी होता क्या? दिस इज द एनर्जी पजेज बाय कांस्टेंट पार्टिकल। वजह से किसी भी पार्टिकल्स में जो एनर्जी होता है थर्मल एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मल एनर्जी हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा तो थर्मल एनर्जी लो होगा। टेम्परेचर अगर हाई होगा किसी भी सब्सटेंस का तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे आपका, ठीक। टेम्परेचर लो होगा तो लेस स्पीड से, लेस वेलोसिटी से क्या करेंगे? मोशन करेंगे आपका, ठीक है ना। तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी, ठीक है ना। दिस इज द एनर्जी, ठीक है। दिस इज द एनर्जी possessed by this is the energy possessed by this is the energy possessed by the constituents ठीक है ना। दिस इज द एनर्जी possessed by the constituents particle, possessed by the constituents particles due to temperature, constituents particles due to temperature, constituents particles due to temperature, full stop, टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी ट्राई टू कीप, थर्मल एनर्जी ट्राई टू कीप, थर्मल एनर्जी ट्राई टू कीप the constituent particles, keep the constituent particles due to the constituent particles due to the constituent particles, keep the constituent particles, sorry, to keep the constituent particles apart as it tends to make them move faster, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा सॉलिड लेस देन लिक्विड, ठीक, लेस देन गैस, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है ना।
क्योंकि मोशन आपका कौन फास्ट करेगा, आपको गैस का मालिक्यूल, और मोशन सबसे कम किस में होगा आपका, सबसे लेस किस में होगा आपका, नेग्लिजिबल के इक्वल होगा आपका सॉलिड में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, रहते हैं तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज। Thank you class. Now we will discuss next stage.